पाकिस्तान बना, आपने सब ने मिलकर, आपके बुजुर्गों ने मिलकर, मेरे बुजुर्गों ने मिलकर खूब नारे लगाए, खूब कुर्बानियाँ दी। बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारे लगे थे। इसमें ताली बजाने की कौन सी बात है? मैं तो दुख का इजहार कर रहा हूं इस बात पर कि हमारे बुजुर्गों ने यही नारे लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। हमें किस्से बताए जाते थे कि हमारी माँओं ने, बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, कुओं में छलांगे लगा दी। इस कुर्बानी का सिला क्या मिला? और कुर्बानी दी कहां थी? क्या तहरीक पंजाब में चली थी? क्या तहरीक सिंध के अंदर चली थी? क्या पाकिस्तान की तहरीक सूबा सरहद में या बलूचिस्तान में चली थी? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान बनने के बाद शराइत पर पाकिस्तान में शामिल हुआ था। तहरीक अगर चली थी तो आगरा में चली थी, दिल्ली में चली थी, यूपी में चली थी, सीपी में चली थी, बिहार में चली थी, लखनऊ में चली थी, अमरोहा में चली थी। क्या पाकिस्तान वहां बना? वहां के लोग नारा लगाते थे कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और बरसगीर 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन चाहिए, यही नारा था ना जिन्होंने तहरीक चलाई थी। कायदे आजम का फर्ज क्या बनता था कि जब तक तहरीक चलाने वाला एक मुसलमान भी भारत में मौजूद है, उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में लैंड करते के साथ ही कायदे आजम ने कहा कि वहाँ के लोग वहाँ की हुकूमत के वफादार बन के रहें। अगर मुझे या मेरे बुजुर्गों को हिंदुओं का गुलाम बनकर ही रहना था तो तहरीक चलाने की वहाँ ज़रूरत क्यों पेश आई? वहाँ उनके सर क्यों मांगे गए? उनसे कुर्बानी क्यों मांगी गई? अगर हमें इसी तरह अपने राने दरगाह करना था, हमारी कौम को हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़ना था, तो 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का नारा क्यों लगाया था? हम उस फरेब से, उस धोखे से जो हमने नुकसान उठाया, उस जख्म को भी हम नहीं सह पा रहे। ये दिसंबर का महीना है। इसी दिसंबर में मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान कैंपों में गए थे। इसी दिसंबर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। हमीदुर रहमान कमीशन, उसकी रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि बंगालियों ने अलहदगी इख्तियार क्यों की। पता चलना चाहिए कि क्या हालात थे। मैं इस बहस में पढ़ना खुद नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से कोई बात कहना नहीं चाहता कि किसने जुल्म किया। मैं ये भी कहना नहीं चाहता किसने साजिशें की। हमीदुर रहमान कमीशन मैंने नहीं बनाया था। उसकी जो भी रिपोर्ट है पब्लिक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बंगालियों ने अलहदगी क्यों इख्तियार की थी। बात यह है कि अगर वहाँ लखनऊ में आप अपने लोगों को छोड़ के आ गए और यहाँ सरहदें बंद कर दी गई कि वहाँ के लोग वहाँ के वफादार बन के रहें, तो क्या यही अमल दोबारा दोहराया नहीं गया बांग्लादेश में? कि बांग्लादेश में जिन्हें आप बिहारी कहते हो, जिन्हें बाकी कौमें बिहारी कहती हैं, मैं उन्हें अपना भाई कहता हूँ, मैं उन्हें अपना रिश्तेदार कहता हूँ। वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग मेरे रिश्तेदार जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी, जिन्होंने बंगालियों से इस बुनियाद पर लड़ाई की थी कि वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे। आप पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, आप पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, आप पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना लड़ रहे थे बंगालियों के ख़िलाफ़। हकीकत है हम सब सुनते चले आ रहे हैं तहरीकों के अंदर कि क्या क्या होता रहा। बांग्लादेश के अंदर जितने लोग जो उर्दू बोलने वाले थे पाकिस्तान बचाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रहे थे। हमारे लोगों की कुर्बानियों का आज कोई इस बात का इजहार नहीं करता कि पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए क्या हैं। आज हर शख्स हम पे शक करता है। आज हर शख्स इस पाकिस्तान के अंदर हमें शक की निगाह से देखता है। हमारे रवैये अगर तुर्श हैं तो इसलिए कि हमें बार बार धोखा दिया। बांग्लादेश के अंदर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की, नहीं बच सका पाकिस्तान। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ था। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि कसूरवार पाकिस्तान की अफवाज थी। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई साजिश की थी। मैं इस बहस में भी जाना नहीं चाहता कि बंगालियों ने किसी भारत के कहने पर यह तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान नहीं बचा, बांग्लादेश बन गया। लेकिन जिन्होंने पूरे दिल के साथ, जिन्होंने पूरे खुलूस के साथ पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी,
पाकिस्तान की फौज वापस आ सकती है, तो वो लोग जो फी सबीलिल्लाह लड़ रहे थे अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, वो वापस क्यों नहीं आ सकते? आज भी रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर जानवरों की तरह वो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सिंधी लिखता था, बिहारी न खपन, बिहारी न खपन, लाखों अफगानी इस शहर के अंदर आकर कारोबार कर सकता है। वो लोग जो इस पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बनने की बजाय इस पाकिस्तान की मईशत का सहारा बन सकते थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उर्दू बोलने वाले लोग हैं। आज भी 66 कैंपों में, रेड क्रॉस के 66 कैंपों में कसमापुर से की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इन तमाम तल्ख हक़ाइक़ के बाद कि वहाँ पर आपने हज़ारों मील से दूर से जाने वाले पंजाब के लोगों की मदद करके मुकामी लोगों से लड़ाई की थी, वो लोग वापस आ गए। मुकामी लोगों से लड़ाई करने के बाद फिर दोबारा तुम्हारी गवर्नमेंट ने, इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान से कहा कि बंगालियों के वफ़ादार बनकर रहे हैं, उन्हें यहाँ नहीं लाया जा सकता। अगर बंगालियों का वफ़ादार ही बनना था तो फिर उनसे पूछता हूँ, क्यों उनसे आपने मदद मांगी? क्यों उनको कुर्बानी का बकरा बनाया? क्यों उनको पाकिस्तान बचाने की जंग के अंदर आपने आग में धकेल दिया? और अगर उन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी थी तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें आप ये मशवरा दे रहे हो कि वो बंगालियों के वफ़ादार बन के रहें? जिन बंगालियों से वो लड़े थे, जिन बंगालियों को उन्होंने आपके कहने पर मारा था, आज उनके वफ़ादार बनकर वो वहाँ कैसे रह सकते हैं? आज ना बंगाली उन्हें तस्लीम करता है, ना पाकिस्तान की आवाम उन्हें तस्लीम करती है। सिर्फ आफाक ने कहा था कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है कि हुकूमत में हम नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझती है कि वो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बनेंगे, आफाक दोबारा अपने इस बात को दोहराता है कि आप पासपोर्ट जारी कीजिए, आने से लेकर यहाँ बसाने तक का एक एक रुपया आफाक भीख मांगकर पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, मेरे लखनऊ के अंदर लोग फंस गए, अमरोहा में लोग फंस गए, आगरा में लोग फंस गए, ये कहकर उन्हें वहां का वफादार बनने के लिए कहा गया कि अब पाकिस्तान में जो भी आएगा वो हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर आएगा और वहां के वफादार बन के रहो। एक धोखे के बाद दूसरा धोखा कि पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के आगे आगे चल के लड़ रहे हैं, नहर में से पानी नहीं पीने दे रहे। पहले हम पी लें कि बंगालियों ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। गली से बाहर निकल रहे हैं तो पहले हम निकल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम निकलो कैसे गोली चल जाए। अगर गोली लगनी है तो हमारे सीने पे लगे। हम पाकिस्तान की अफवाज को बचाने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। आज सब मर्द शहीद हो गए, औरतें बची, मासूम बच्चियाँ बची, मासूम बच्चे बचे, आज वो भी बूढ़े होने को आ गए। सब रेड क्रॉस के कैंपों में जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? मैंने भी एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से कि भाई हम जहांगीर रोड के ऊपर एक जलसा करना चाहते हैं और उसकी हमें बाकायदा फॉर्मल परमिशन दी जाए ताकि ऐन वक्त पे कोई प्रॉब्लम कोई आके क्रिएट ना करे। 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी, सब ज़बानी इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आप जलसे की तैयारी कीजिए, कोई मसला नहीं है। जहांगीर रोड पे जलसे की तकरीबन तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई। रात को जलसे के स्टेज और जलसे के एहतमाम के लिए कुर्सियां वगैरह ट्रकों में आना शुरू हो गई। अचानक रात को 28 को गालिबन जलसा था, 27 की रात को पुलिस के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला दी कि जनाब आप अपनी चीज़ों को रैप अप कीजिए। जलसे की परमिशन देने से इनकार कर दिया इंतज़ामिया ने। हमने कहा वजह बता दीजिए। उन्होंने कहा यार हमें ख़ुद नहीं मालूम और मना कर दिया गया ऊपर से कि भाई इनको जलसे की परमिशन नहीं मिलेगी। हमने कहा कि अगर ये जगह तंग है और उनके ये ख़दशात हैं कि इस जगह तंग होने की वजह से अगर लोग ज़्यादा हुए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है आप जमशेद रोड की हमें परमिशन दे दीजिए। हमने दूसरी एप्लीकेशन मूव कर दी। जमशेद रोड के ऊपर भी परमिशन 10 दिन के बाद मना कर दी गई। हमने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हम नश्तर पार्क में जलसा कर लेते हैं। हमने नश्तर पार्क के लिए एप्लीकेशन दी और वहाँ पर हमें बताया गया कि जनाब वहाँ परमिशन आपको नहीं मिल सकती, इसलिए कि शब्बर जैदी साहब ने 10 दिन के लिए मजहबी तकरीबात के लिए नश्तर पार्क को हमसे मांगा है। हमने कहा ठीक है, हमें 11वें दिन के बाद किसी भी दिन आप परमिशन दे दीजिए। हमने फिर एक एप्लीकेशन मूव की
राइटिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि ज़बानी बात हो रही है ये। फिर परमिशन नहीं दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, अगर आप नश्तर पार्क में परमिशन नहीं दे सकते, हमें शाहराह कायदीन के ऊपर परमिशन दे दीजिए। आपको शाहराह कायदीन पर परमिशन देने से भी इनकार कर दिया। जब हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि भाई अगर डेट का मसला है, कोई तारीख़ों में तसादुम हो रहा है, तो आप हमें दूसरी तारीख़ों में दे दीजिए। फिर हमने 2 एप्लीकेशन एक साथ मूव की, 10 दिसंबर और 17 दिसंबर। 10 दिसंबर अभी परसों गुजर गई, जो नश्तर पार्क की परमिशन थी नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े अफसर ने ये कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा। उन्होंने कहा पहले भी जहांगीर रोड के ऊपर जब परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था तो हमारे यहाँ से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ तो बाकायदा असाइनमेंट लगे हुए थे एसएसपीज़ के, डीएसपी के, कि वहाँ आफाक अहमद आएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है। इसका मकसद है परमिशन के लिए कोई मना नहीं था। हमें बताया गया कि परमिशन के लिए कहीं और से मना किया गया। अब वो कहीं और कौन है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ।